दोस्तों 1990s में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद समय समय पर रशिया के सुपर पावर स्टेटस पर सवाल उठते आए हैं। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के किसी भी डिस्कशन में स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स और स्पेशली वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स रशिया को एक डिक्लाइनिंग पावर की तरह देखते हैं। बाइडेन ने एक रीसेंट स्टेटमेंट में रशिया को एक ऐसी इकॉनमी बताया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स और ऑयल वेल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जब से ऑफिस एज्यूम किया तब से उनकी फॉरेन पॉलिसी की एक क्लियर प्रायोरिटी थी और वो थी चाइना के राइज को काउंटर करना। उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स और डिप्लोमेटिक रिहोटिक से ये साफ समझ आ रहा था कि वॉशिंगटन का नेशनल सिक्योरिटी फोकस क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 पैंडेमिक जैसी समस्याओं से भी ज़्यादा किसी चीज़ पर है, तो वो है बीजिंग के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस को रोकना। तो दोस्तों इससे एक बात साफ होती है और वो ये कि अनलाइक कोल्ड वॉर एरा, आज यूएस फॉरेन पॉलिसी में रशिया को डील करने का क्वेश्चन एक बैक सीट ले चुका है और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है तभी से समय समय पर अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने रशिया को डाउनसाइज करते हुए उसके सुपर पावर स्टेटस को नकारा है। 2014 में प्रेसिडेंट ओबामा ने रशिया को मेयरली एक रीजनल पावर कहकर डिसमिस किया। उसी साल एरिजोना के एक रिपब्लिकन सेनेटर ने रशिया को एक गैस स्टेशन बताया जो एक कंट्री होने का केवल दावा करता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रशिया के सुपर पावर स्टेटस का अब कोई मोल नहीं रहा? क्या सच में रशियन ग्लोरी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आइए देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी मिथ्स को डिकोड करेंगे जो रशिया के डिक्लाइन होने का दावा करते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह आने वाले समय में रशिया एक पर्सिस्टेंट ग्रेट पावर ही रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों सबसे पहला मिथ है रशिया की रिसोर्स डिपेंडेंट इकॉनमी। रशिया की इकॉनमी आज एक स्टेगनेंट फेज पर है जो मेजरली नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट और एक्सट्रैक्शन पर निर्भर करती है। वहाँ का पूरा सिस्टम करप्शन की चपेट में है जिनको इनएफिशिएंट स्टेट ओन्ड और स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और तो और इंटरनेशनल सैंक्शंस के चलते उनका ग्लोबल कैपिटल और टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी लिमिटेड हो जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर लैक ऑफ टैलेंट, अंडर फंडिंग और ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को हिंडर करता है। इसी वजह से रशिया आज साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पैरामीटर पर यूएस और चाइना से काफ़ी पीछे है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन देखकर ये सोचना लाजमी है कि जल्द ही रशिया एक मेजर रिसोर्स क्रंच के चलते इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और उसका इन्फ्लुएंस डिमिनिश होता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ये डेटा असल में एक ब्रॉडर पिक्चर नहीं दिखा रहा है। ये डेटा सिर्फ रशिया की वीकनेस को हाईलाइट कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथ्स को डाउनप्ले करता नजर आ रहा है। हालांकि आज रशियन इकॉनमी एक स्टैग्नेंट फेज में है लेकिन उसका साइज और रेजिलियंस हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। एनालिस्ट के हिसाब से रशिया का $1.5 ट्रिलियन का जीडीपी आज इटली और टेक्सास के लेवल पर है, लेकिन ये असल में मार्केट एक्सचेंज रेट के बेस पर कैलकुलेट किया गया है। अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में देखें तो इसकी वैल्यू $4.1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच गई है जो रशिया को यूरोप में सेकेंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इकॉनमी बना देती है। इससे पता चलता है कि कन्वेंशनल विजडम जिस तरह पोर्ट्रे करता है रशियन इकॉनमी उतनी भी नेग्लिजिबल नहीं है और आज किसी देश का रॉ जीडीपी उसकी जियोपॉलिटिकल पावर का एग्जैक्ट मेजर नहीं हो सकता। 2014 के क्राइमियन एनेक्सेशन के बाद इंटरनेशनल सैंक्शंस और गिरते हुए ऑयल प्राइसेस का रशियन इकॉनमी पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, लेकिन उसके बाद से ही गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग घटाकर और ऑयल प्राइसेस को रिड्यूस करके बजट्स सरप्लस क्रिएट किए। लेटेस्ट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2021 में रशिया के नेशनल वेल्थ फंड की वैल्यू लगभग $191.02 बिलियन है। इसको अगर 2014 से कंपेयर करें तो तब ये केवल $79.97 बिलियन थी। वहीं अगर उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की बात करें तो आज उसकी वैल्यू $615 बिलियन है, जबकि 2014 में ये वैल्यू लगभग $500 बिलियन थी। इंटरनेशनल सैंक्शंस के रिस्पॉन्स में लाई गई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी ने वहाँ के एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक नई जान डाल दी है। उनके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़कर आज $30 बिलियन एनुअली हो गई है। इतना ही नहीं, सैंक्शंस के बाद क्रेमलिन ने अपना ट्रेड वेस्ट से हटाकर चाइना की तरफ रीओरिएंट कर लिया है। चाइना आज रशिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना के साथ ये ट्रेड 2024 तक $200 बिलियन से भी ऊपर पहुंच जाएगा और ये 2013 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल अमाउंट होगा। और अगर बात करें
ऑयल और गैस इंडस्ट्री पर रशिया की डिपेंडेंस की, तो रशिया में ऑयल और गैस की सेल से गवर्नमेंट बजट का 30 to 40% पार्ट जनरेट होता है। और रशिया इतने लो प्राइस पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उसके सभी कॉम्पिटिटर्स इस बजट में किसी भी तरह के रिडक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी के साथ रशिया यूरोपियन यूनियन का मेन गैस सप्लायर है। ईयू का 41% नेचुरल गैस, 27% ऑयल और 47% सॉलिड फॉसिल फ्यूल रशिया में ही आता है। और ये डिपेंडेंस पिछले दशक में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। यूरोप का रशिया पर ये डिपेंडेंस ये दिखाता है कि रशिया का ग्रेट पावर स्टेटस इज हियर टू स्टे। हालांकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मामले में रशिया यूएस से पीछे है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग में वो आज भी दुनिया के टॉप 10 देशों में से एक है। रशिया के पास एक स्ट्रगलिंग लेकिन वायबल टेक्नोलॉजी सेक्टर है। और तो और उसने फेसबुक, गूगल और बाकी पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के डोमेस्टिक वर्जन डेवलप किए हुए हैं, जो रशिया में आज काफ़ी सक्सेसफुल है। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जियोपॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले कर रही है, और अगर रशिया आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बूस्ट कर पाता है तो ये उसके ग्रेट पावर स्टेटस को बचा कर रखेगा। हाई रिसर्च स्पेंडिंग इसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेगी। दोस्तों, एक मिथ ये भी है कि रशिया का डेमोक्रेटिक आउटलुक उसकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज को बुरी तरह कंस्ट्रेन करेगा। यूएन फोरकास्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक रशिया की पॉपुलेशन 7 to 11% तक श्रिंक हो सकती है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये यूरोप और यूरेशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होगी। तो एक और बात साफ होती है कि रशिया में किसी भी तरह के डेमोग्राफिक कोलैप्स के तो नेग्लिजिबल चांसेस हैं। और तो और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज पॉपुलेशन की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। लोगों की हेल्थ, एजुकेशनल लेवल्स और लेबर प्रोडक्टिविटी जैसे इंडिकेटर्स मैटर करते हैं। जैसे कि अमेरिकन स्कॉलर हैल ब्रांड्स का कहना है कि अगर सारी चीज़ें इक्वल हो तो ऐसी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हेल्दी है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से वेल्थ क्रिएट कर पाती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टेलिटी रेट्स भी भले ही रशिया हाईली डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे हो, लेकिन 1990s के कंपैरिजन में रशिया इस गैप को काफ़ी कम कर चुका है। वहाँ पर आज रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज लाइफ स्पैन्स और इम्प्रूव्ड फर्टिलिटी रेट देखने को मिलता है। और तो और यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और OECD के लेबर प्रोडक्टिविटी मेजर्स भी रशिया ने 2015 तक लगातार इंप्रूवमेंट शो किया। 2015 के इकोनॉमिक रिसेशन के बाद भले ही ये प्रोग्रेस धीमी हो गई हो, लेकिन रशिया ने एक बार फिर उन सभी प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया जिन्होंने इस सदी की शुरुआत में रशिया में एक डेमोग्राफिक डूम की कल्पना की थी। रशिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स कंट्री छोड़कर चले जाते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन का इशू तो ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। और तो और वो ये गैप फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक से आए जॉब सीकिंग इमिग्रेंट्स की फॉर्म में कवर अप कर लेता है। और इस तरह का डेमोग्राफिक आउटलुक यूएस और बाकी कंट्रीज में भी इतना ही प्रॉब्लमेटिक है। दोस्तों, मिलिट्री रशिया की एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके चलते कंट्री की रिलेटिवली अनडाइवर्स इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस और लैक ऑफ पॉलिटिकल डायनेमिज्म जैसे सभी फैक्टर्स कॉम्पनसेट किए जा सकते हैं। तो इस फैक्टर को डाउन प्ले नहीं किया जा सकता, और ये एक बड़ा रीज़न है जिसके चलते रशिया पास्ट में अपने से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जैसे कि ब्रिटेन और यूएस के साथ कॉम्पिटिशन्स लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है। नेटो आज भले ही पेपर पर सुपीरियर हो, लेकिन वो आज भी रशिया की कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिटर नहीं कर सकता। रशियन मिलिट्री रेडीनेस, मोबिलिटी और टेक्निकल कैपेबिलिटी के टर्म्स में पिछले कुछ दशकों के कंपैरिजन में आज अपने हाईएस्ट लेवल पर है। इतना ही नहीं, रशिया के पास स्पेशल फोर्सेस, मशीनरीज और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का भी एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट मौजूद है। स्पेस और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के टर्म्स में तो रशिया का कोई जवाब ही नहीं है। इस चीज़ का एक रिसेंट एग्जाम्पल सोलर विंड्स ब्रीच के रूप में सामने आया, जिसमें रशियन हैकर्स यूएस गवर्नमेंट की कई एजेंसीज की जासूसी करते हुए पाए गए। परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में देखें तो रशिया लगभग $150 बिलियन से लेकर $180 बिलियन तक हर साल डिफेंस पर खर्च करता है। रशिया एनुअल डिफेंस बजट का आधे से ज़्यादा अमाउंट न्यू वेपन्स के प्रोक्योरमेंट, ओल्ड वंस को मॉडर्नाइज करने और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर खर्च करता है। वेस्टर्न मिलिट्रीज के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है। इस जनरस बजट्स का इस्तेमाल करके ही रशिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आज हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर कई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एडवांस सबमरीन्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स और एंटी सैटेलाइट वेपन्स जैसे
कई नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को सक्सेसफुली डेवलप कर पाया है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 3 बार इकोनॉमिक रिसेशन के शॉक, लो ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद भी वो अपने डिफेंस बजट को मेंटेन कर पाया है। तो यहाँ एक बात तो साफ है कि यूएस और उसके अलाइज द्वारा रशिया को एक मियर डिसरप्टर की बजाय एक सीरियस मिलिट्री एडवर्सरी की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दोस्तों रशियन डिक्लाइन से जुड़ा हुआ एक अगला मिथ है पुतिन्स प्रॉब्लम। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार पुतिन का टेन्योर ओवर होता है तो रशिया की फॉरेन पॉलिसी लेस असर्टिव हो जाएगी और रशिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये वेस्टर्न सेंट्रिक ऑब्जर्वेशंस रशियन माइंडसेट, उनके पॉलिटिकल कल्चर और इस गेम के असली रूल्स को कंसीडर करना भूल गई हैं। यहाँ पहली बात तो ये है कि पुतिन 2036 तक लीगली ऑफिस में रह सकते हैं, जिसका श्रेय जाता है उस रेफरेंडम को जो लास्ट ईयर पुतिन द्वारा पास करवाया गया और इसके चलते वो 2 एक्स्ट्रा टर्म्स के लिए रूल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि भले ही एक बार वो एग्जिट कर लें लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पुतिन की फॉरेन पॉलिसी कंट्री के रूलिंग एलिट्स के बीच एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट एंजॉय करती है। तो अनलेस पुतिन का डिपार्चर वहाँ के रूलिंग एलिट्स को सिग्निफिकेंटली रिप्लेस करता है, रशियन फॉरेन पॉलिसी के की पिलर्स या यूं कहें कि उनके हेजेमोनिक डिजायर्स सेम ही रहने वाले हैं। और इस फॉरेन पॉलिसी का बेडरॉक है वेस्टर्न हेजेमनी को अंडरमाइन करना। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टे। दोस्तों रशिया डिक्लाइन से जुड़ा एक सबसे बड़ा मिथ है वहां की ऑप्रेसिव रेजीम। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है, जहां वेस्ट में पॉलिटिकल सोवर्निटी देश के लोगों से ओरिजिनेट होती है, वहीं रशिया में इसका ऑपोजिट टॉप टू बॉटम अप्रोच लागू होता है। और सरप्राइजिंगली ये बात वहां के सिटीजन्स किसी ऑपरेशन की तरह नहीं लेते, बल्कि वो अपने लीडर से टफ माइंडेड और एक हैवी हैंडेड अप्रोच एक्सपेक्ट करते हैं। तो भले ही वेस्टर्न मीडिया क्रेमलिन में एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स को ओवर एम्फेसाइज करती है, लेकिन असल में ये डिसकॉन्टेंट नेग्लिजिबल है। ये बात इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह वेस्ट के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस किसी तरह का डिसिसिव इम्पैक्ट लाने में फेल हो जाते हैं। हालांकि उससे कॉमन सिटीजन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन जहां एक तरफ ऐसा कोई इंसिडेंट वेस्ट में मास प्रोटेस्ट या फिर गवर्नमेंट के कोलैप्स के फॉर्म में नजर आता, वहीं रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिस्टोरिकली रशियंस खुद को यूरोपियंस का विक्टिम समझते आए हैं, तो उनका एक हाफ नेशनलिस्टिक और हाफ हिस्टोरिक वर्ल्ड व्यू उनकी सिटीजन्स और गवर्नमेंट को एक्सटर्नल एनिमीज के अगेंस्ट यूनाइट करने में हेल्प करता है। दोस्तों इसको मिथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये फैक्टर हमारे इस एनालिसिस को सब्सटैंशिएट करेगा। दोनों बीजिंग और मॉस्को आज एक कॉमन कॉज के चलते साथ आ रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट्स एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म कर चुके हैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ऑफसेट करने के लिए दोनों टेक्निकल और मटेरियल सपोर्ट भी एक्सचेंज कर रहे हैं। उनका डिफेंस और मिलिट्री कॉपरेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। दोनों आज अपने रिसोर्सेज आपस में लड़ने के बजाय वेस्टर्न हेजेमनी को डाउनसाइज करने के लिए लगा रहे हैं, और इस अलाइनमेंट का इम्पैक्ट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। तो यहाँ चैलेंज चाइना या रशिया में किसी एक को प्रायोरिटाइज करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि दोनों कंट्रीज से मिलने वाले चैलेंजेस इनसेपरेबल हैं। तो दोस्तों अब तक आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि यूएस द्वारा रशिया को एक डिक्लाइनिंग पावर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। रशिया एक परसिस्टेंट पावर होने के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म चैलेंजर भी है। वॉशिंगटन या किसी भी देश को इस मिथ से पूरी तरह से बाहर आ जाना चाहिए कि सोवियत रशिया एक बिसीज स्टेट है जो खुद की ही दिक्कतों से घिरा हुआ है और उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस खत्म होने की कगार पर है। असल में सच्चाई तो ये है कि शायद ही रशिया का कोई लीडर या उनके सिटीजन्स उनको इस तरह से देखते हैं, बल्कि वो रशिया को उस रीजन का पावर सेंटर और ग्लोबली एक असर्टिव प्लेयर मानते हैं। उल्टा यूएस की अफगानिस्तान में हुई रिसेंट डिफीट मॉस्को के इस परसेप्शन को री-इन्फोर्स करती है कि इट इज रादर द यूएस दैट इज इन डिक्लाइन। तो ये बात तो तय है कि जहां एक तरफ चाइना एक पेसिंग थ्रेट है, वहीं रशिया इज अ परसिस्टेंट वन। तो दोस्तों ये थी कहानी रशिया की। आपके हिसाब से और वो कौन से फैक्टर हैं जो रशिया के परसिस्टेंट पावर होने के आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।